हल्का सर्द मौसम है। रिया के घर के आंगन में हल्की सजावट हो रही थी और उसके आज हल्दी की रस्म चल रही थी। तभी दो पड़ोसन उसके घर आती हैं। अरे शांति, आ जा जरा, कहाँ चली गई? देख, हम सारे गद्दे और रजाई लेकर आ गए हैं। अंदर से शांति आती है। अरे तुम लोगों ने तो सच में कमाल कर दिया, वरना मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूंगी। मेरी तो आधे से ज्यादा समस्या ही हल कर दी तुमने। सर्दी में इतने कपड़े थे, अब सारे मेहमान आराम से अच्छे से सो पाएंगे। अरे इसमें भला परेशानी वाली और समस्या वाली क्या बात है? चिंता मत करो, हम हैं ना तुम्हारे साथ। वैसे भी हमारा पूरा गांव एक परिवार की तरह ही है। तुम्हारे घर में शादी है तो समझो हमारे घर में शादी है। चलो अब सभी खड़े होकर बातें करते रहोगे कि रिया बिटिया को जाकर हल्दी भी लगाएंगे। देखो सारी बहुओं ने तो उसे हल्दी लगा भी दी। आज पड़ोस की सभी बहुएं रिया को हल्दी लगा रही थी और उसे मुबारकबाद दे रही थी। देखो तो हमारी प्यारी रिया कितनी अच्छी लग रही है। अब तो हमारी गुड़िया रानी बड़ी हो गई। बिल्कुल, अब तो हमारी रिया अपने सैया के घर जाएगी और हम सबको भूल जाएगी। हाँ बिल्कुल, ससुराल जाने के बाद तो सैया से मिलने के बाद कहाँ किसी को अपने मायके की याद आती है। और फिर रिया के होने वाले पति तो हैं ही एकदम रोमांटिक और डैशिंग। सभी रिया को छेड़ रहे थे, जिसके बाद रिया को शर्म आती है और वो शर्माते हुए कहती है, अरे भाभी, आप सभी बस कीजिए। क्या आप हर बात पर मुझे छेड़ती ही रहती हैं? अरे आप लोगों की बराबरी कोई नहीं कर सकता। ऐसा भी कभी हो सकता है भला कि मैं अपने ससुराल वालों के आगे आप सबको भूल जाऊं? इतना प्यारा गांव कहीं नहीं होगा और इतने प्यारे गांव वाले भी कहीं नहीं होंगे। उसके बाद सभी डांस करते हैं और हंसी खुशी शादी के फंक्शन को सेलिब्रेट करते हैं। शादी भले ही एक परिवार में थी, लेकिन उस शादी में पूरा गांव इकट्ठा था। सभी गांव वाले शादी की तैयारी में अच्छे से लगे हुए थे। शांति के घर में बहुत से मेहमान आए थे और बाहर आंगन में भी तिरपाल लगाकर सभी के लिए गद्दे बिछा दिए गए थे और सब मेहमान वहां सो रहे थे घर के अंदर। ओह मम्मी जी, आज तो बहुत ही ज्यादा कड़ाके की ठंड है। शुक्र है आंटी ने हमें गद्दे और हीटर दे दिए, जिसकी वजह से मेहमानों को सोने में परेशानी नहीं हो रही। हाँ, यहाँ घर के अंदर कमरे में ही हमें इतनी ठंड लग रही है, लेकिन बाहर सभी को अच्छे से रजाई और सब मिल गया है, तो अब परेशानी होने वाली बात नहीं है। अच्छे से बस ये शादी भी जल्दी निपट जाए। शादी का दिन आता है और गांव की एक छोटी सी वाटिका में ही शादी होनी थी, जहां पर बारात आती है। आस पड़ोस के सभी लोग शादी की अच्छी से तैयारी कर रहे थे। क्यों पायल, सब ठीक से हो गया ना? कुछ कमी तो नहीं रह गई? नहीं पलक, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया और ये इन सब चीजों का श्रेय आप सभी को जाता है। तुम सभी ने मिलकर रिया को इतनी सुंदर तरीके से तैयार किया है, वो दुल्हन के जोड़े में एकदम परी लग रही है। अरे ये तो हमारा फर्ज था, रिया हमारी भी तो छोटी बहन जैसी है। वहीं दूसरी तरफ सभी गांव वालों ने रिया की शादी के लिए ससुराल ले जाने के लिए अलग अलग तरह का सामान दिया था। विमला, सरला, शीला और सुनीता, ये सब क्या चल रहा है? तुम सबको इतना सामान लाने की क्या जरूरत थी? डबल बेड, वॉशिंग मशीन, अलमारी, इतने सारे कपड़े। रिया के ससुराल वालों ने दहेज लेने से पूरी तरह मना कर दिया था। हाय और अब्बा, तुम इसको दहेज का नाम कैसे दे सकते हो? हमने रिया बिटिया को कोई दहेज नहीं दिया। एक परिवार वाले जब अपनी बेटी को बड़े प्यार से उसके लिए सामान देते हैं तो बस ये उसके लिए एक छोटा सा तोहफा ही है। हाँ बिल्कुल, रिया भी हमारी बेटी ही है, इसीलिए तुम्हें इतना सब सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं इतना सारा सामान नहीं ले सकती। ओहो, ये तो तुम सीधे हाथ पैर मान जाओ, वरना देख लेना, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी बेटी की शादी में भी तो तुमने कितना कुछ किया था। ये तो हम सभी गांव वालों का आपस में प्रेम है, इसीलिए चलो शादी पर ध्यान देते हैं, इन सब बातों को छोड़ते हैं। इस तरह धूमधाम से रिया की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल विदा हो जाती है। अगले दिन सुबह पायल और नेहा दोनों मिलकर अपनी एक पड़ोसन सविता के पास गर्मा गर्म खाना लेकर जाती हैं। सविता एक बहुत ही बूढ़ी महिला है जो अपनी झोपड़ी में अकेले रहती है। अरे मेरी दोनों बच्ची तुम आ गई? जी बिल्कुल अम्मा, हमें तो आना ही था, हम भला आपको अकेला कैसे छोड़ सकते हैं। हाँ अम्मा, आज तो बहुत सर्दी हो रही है और आपके घर में भी कुछ ज्यादा ही सर्दी है। आप कहें तो हम आपके लिए आग जला दें? जला दो बिटिया, वैसे भी इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान नहीं है। नेहा चूल्हे पर आग जलाती है। वहीं दूसरी तरफ पायल थाली में दोनों का लाया हुआ खाना परोस कर सविता को देती है। देखो अम्मा, हम आपके लिए पसंदीदा खीर भी लेकर आए हैं आपकी, आपको खाकर बहुत अच्छा लगेगा। मुझे तो खीर बहुत ही ज्यादा पसंद है और मैं भी आपके लिए गाजर का हलवा लेकर आई हूँ। अरे वाह, तुम दोनों ने तो कमाल कर दिया। ये दोनों तो मुझे कुछ ज्यादा ही पसंद है। चलो अब जल्दी से मुझे खाना दे दो, बड़ी जोर की भूख लगी है। उसके बाद सविता बड़े मजे से खाना शुरू करती है। वहीं घर में चूल्हे में आग भी जला दी थी, जिसकी वजह से अब थोड़ी राहत मिल रही थी। आग जलाने के बाद कितना अच्छा लग रहा है। अब ठीक है, अब इस ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी।
अच्छा अम्मा एक बात बताओ, आप भी मेरे साथ चलोगी या फिर यहीं रहोगी? मैं तो तुम्हारे साथ ही जाना चाहती हूँ। अब तो अकेले ही दीवारें मुझे खाने लगी हैं। तो हम तो आपको कितनी बार कहते हैं कि हमारे साथ रहा करो, लेकिन नहीं, एक हफ्ता रहती हो फिर वापस पता नहीं यहाँ पर अकेले आकर क्यों बैठ जाती हो। क्या करूँ बेटा, कई बार बच्चों की बड़ी याद आती है तो फिर यादें ताजा करने के लिए यहाँ पर आ जाती हूँ। आपको पता है ना, आपके बेटे बहू तो विदेश में जाकर रह रहे हैं, अभी आसानी से घर नहीं लौटेंगे, उन्हें आने में कुछ समय लगेगा। उन्होंने कहा है वहाँ पर एक बार सब सही हो जाए तो आपको ले जाएंगे, इसीलिए इतनी चिंता मत करो। रोज फोन पर खैर खबर तो मिलती ही रहती है और यहाँ पर हम सब है ना आपका ध्यान रखने के लिए, तो इतना उदास होने की क्या जरूरत है। हाँ, अब से आप कभी भी उदास नहीं होंगी और हमारे साथ ही रहेंगी, ठीक है? अच्छा अच्छा ठीक है। गांव की जितनी भी बहुओं को देखो, हर कोई मेरी क्लास लेने के लिए यहाँ पर आ जाता है। चलो बाबा, तुम्हारी बात ही मान लेती हूँ आज। इतना कहकर सविता उठकर वहां से जाने लगती है, जिस पर नेहा और पायल दोनों हंसते हुए कहती हैं, मुझे पता है अम्मा यहाँ जरूर आएंगी दोबारा, अभी तो बस ऐसे ही बोल रही हैं। क्या करे, परिवार की यादें तो कभी भी किसी को भी सता देती हैं। पायल सविता को अपने घर पर लेकर आ जाती है, जहां पर शांति और सविता दोनों मिलकर गप्पे लड़ा रही थी। बहू एक काम कर, जरा कमरे में तसले में आग जलाकर रख दे, जरा राहत मिलेगी। जी ठीक है मम्मी जी। वहीं दूसरी तरफ गांव का एक व्यक्ति, जिसे इस बार फसल में कुछ ज्यादा ही घाटा हो गया था, काफी परेशान था। तब गांव के सभी व्यक्ति अपनी बैठक में बैठे थे। दूसरी तरफ गांव का एक व्यक्ति, जिसे इस बार फसल में कुछ ज्यादा ही घाटा हो गया था, काफी परेशान था। तब गांव के सभी व्यक्ति अपनी बैठक में बैठे थे। क्या बात है सुरेश, तुम कुछ ज्यादा ही परेशान नजर आ रहे हो। मेरी सारी फसल खराब हो गई, पता नहीं क्या हुआ, इस बार मेरी फसल ठीक से उग नहीं पाई। अरे समझ नहीं आ रहा कि इस बार क्या करूंगा मैं। अरे यार, बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात पर तू इतना ज्यादा परेशान हो रहा है। अरे हम सब हैं ना तेरे साथ, हम सब तेरी मदद जरूर करेंगे। और हर समय एक जैसा नहीं होता, आज दुख है तो कल सुख जरूर होगा, इसलिए जिंदगी में हार नहीं मानते। चल अब अपना मूड ठीक कर, सब ठीक हो जाएगा। इस तरह हर मुसीबत में गांव वाले एक दूसरे की बहुत ज्यादा मदद करते थे। अब उसे रात पूरा गांव बहुत ही अच्छे से अपने अपने घरों में काम करके शांति से चैन की नींद सो रहा था। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जो गांव वालों ने कभी नहीं सोचा था कि उनके साथ ऐसा होगा। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। काली अंधियारी रात थी, सर्द मौसम में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। अचानक से एक जोरदार झटका आता है जो पूरे गांव को एक साथ हिला देता है। अरे उठो सब उठो, भूकंप आ रहा है। क्या कहा? सच में ये भूकंप ही आ रहा है? वहीं दूसरे घर में, बच्चों बहू सब जल्दी से उठ जाओ और घर के बाहर चलो, भूकंप आ रहा है। गांव में भूकंप आ गया था, जिसकी वजह से हर कोई अपने घरों से बाहर निकलकर अपने अपने घर के आंगन में आ गया था। सभी अपने घर के आंगन में खड़े होकर देख रहे थे कि उनके घर बहुत ही तेजी से हिल रहे थे। भूकंप की तेजी बढ़ रही थी, इसीलिए सभी बाहर गली में आ जाते हैं और सभी अड़ोसी पड़ोसी एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? इतनी तेज अब भूकंप तो मैंने आज से पहले अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। देखो तो सब कुछ कैसे बुरी तरह झूल रहा है। कोई बात नहीं काकी, आप परेशान मत होइए, पीछे हो जाइए, अपना ध्यान रखें सभी लोग। ये सब देख रहे थे और उनकी नजरों के सामने एक एक करके उनके घर ढह रहे थे। कुछ सेकंड्स का यह भूकंप पूरे गांव के लिए तबाही ले आता है। अब भूकंप की वजह से जितने भी पुराने और झोपड़पट्टी वाले घर थे, वो सारे 2 मिनट में ढहकर तबाह हो जाते हैं। अपनी नजरों के सामने अपने पूरे घर को बर्बाद होते हुए देखकर सभी बहुत दुखी हो जाते हैं। हर जगह सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आ रहा था। हे भगवान, ये क्या हो गया? ऐसी खतरनाक आपदा हमारे गांव को बुरी नजर लगाकर चली गई। देखो तो जरा हमारा घर कैसे तहस नहस हो गया है। हाँ सच में, हम तो कुछ ही देर में बेघर हो गए। अच्छा खासा हम सर्दी के मौसम में चार दीवारी और अपनी छत के अंदर सो रहे थे, लेकिन अचानक ही ये सब हो गया। आप सभी खुद को संभालिए, अगर हम इस तरह हार मान लेंगे तो फिर हमें कुछ सोचने का समय नहीं मिलेगा। हम सभी के ही घर बर्बाद हो गए हैं। हम सभी को इस समय एकजुट रहकर इस समस्या का हल निकालना होगा। भूकंप इतना तेज था कि गांव में सिर्फ पक्के लेंटर के मकान ही थे जो बिल्कुल यूं के यूं ही सलामत थे और उन्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा था। जब सारा मामला शांत हो जाता है तब थोड़ी दूरी से सरपंच और उसकी पत्नी भी वहां पर आ जाते हैं। अरे भाई, ये सब क्या हो गया? आप सभी के घर तो बिल्कुल बुरी तरह से बर्बाद हो गए। अरे अचानक से यह भूकंप आकर कितनी बड़ी मुसीबत ले आया हमारे गांव के ऊपर। वही तो सरपंच जी, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए। अरे
ऐसे में हम सब अब क्या करेंगे? हम तो 2 मिनट के अंदर ही बेघर हो गए, और अगर हमारे ऊपर छत ही नहीं होगी तो हम कुछ नहीं कर सकते। ना तो हम चैन से बैठ पाएंगे और ना ही हम कुछ कर पाएंगे। अब क्या करें? हमें दर बदर गलियों में भटकना होगा। घर तबाह हुआ है। अब 1-2 दिन में तो ये बनने से रहा। कितनी मुश्किलों से पैसा जोड़कर घर बनाया था। यहाँ कोई हलवा नहीं है कि कभी तैयार हो जाए। सच में यह कोई हलवा नहीं है कि कभी भी तैयार हो जाए। सच में बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है हमारे ऊपर। घर की महिलाएं और मर्द इस बात से बहुत ज्यादा परेशान थे। पता नहीं आगे क्या होगा। सभी की बातें सुनकर और सभी को परेशान देखकर सरपंच सभी से कहते हैं, देखिए, इस तरह सर्दी के मौसम में महिलाओं और बच्चों का बाहर रुकना तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरा घर काफी बड़ा है, वहां पर कमरों में महिलाएं और बच्चे तो आज की रात बिता सकते हैं। बाकी बाहर में सभी आदमी रह सकते हैं। बाकी हम सब इन सब चीजों के बारे में कल सुबह सोचेंगे कि क्या करना है। हाँ, अभी आप सब यहाँ से चलिए, हम सुबह सोचेंगे क्या करना है। अब महिलाएं और बच्चे तो सरपंच के घर के अंदर सो जाते हैं, लेकिन वहीं जितने भी आदमी थे उनके लिए बाहर आंगन में गद्दे लगाकर उन्हें कुछ रजाई दे दी जाती है, जिस पर वो सो जाते हैं। लेकिन सभी को इस तरह नींद नहीं आती। कभी कोई रजाई अपनी तरफ खींच रहा था तो कभी कोई। इन्होंने तो सारी रजाई खींच ली। अब मुझे ठंड लग रही है। अब मैं कैसे सो पाऊंगा? जैसे तैसे परेशान होकर सभी अपनी रात काट लेते हैं। अगले दिन सुबह बैठक होती है जहां पर सरपंच एक आइडिया देता है। देखिए, मैंने सुबह आप सभी के घर की जांच की है। पूरा मलबा गिर गया है और सारा सामान भी बर्बाद हो गया है। मैं जानता हूँ आप सभी को बहुत भारी नुकसान हुआ है, लेकिन आप सब अब चिंता मत कीजिए। हम आपके लिए कुछ जरूर करेंगे। सबसे पहले तो हम आपके रहने का इंतजाम करेंगे, उसके बाद हम सभी का घर बनाने की कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल, किसी को भी बजट की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं भी आप सभी की पूरी मदद करूंगा। जी बिल्कुल, आप तो जानते ही हैं कि इनकी कितनी सारी फैक्ट्री है और ये हमारी सिर्फ पैसों में नहीं बहुत सी चीजों में भी मदद कर सकते हैं। इसलिए सभी गांव वाले आप भूले नहीं कि हम सब एक परिवार हैं और हमने आज तक कभी भी किसी को किसी मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ा है। इसीलिए किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। इस मुसीबत का सामना भी हम सब मिलजुल कर लेंगे। शुक्रिया सरपंच जी, आपने हमारी परेशानी को समझा और हम सबको इस मुसीबत के समय में आप हौसला दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इसके बाद गांव में एक बहुत बड़ी चौपाल थी जहां पर चारों तरफ पिलर से और वो ओपन थी। वो बहुत बड़ा हॉल था जिसे गांव में बैठक के लिए या किसी भी फंक्शन या शादी के प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वो स्पेशल गांव वालों के लिए ही बनी हुई थी, जो अक्सर किसी भी गांव में होती है। अब सभी गांव वाले वहां पर चले जाते हैं। देखिए, हम आज यहाँ पर बहुत सारे गद्दे लगाकर सभी के रहने का इंतजाम करवा देते हैं। सीधे हाथ की तरफ जो हॉल है वहां पर सभी लेडीज और बच्चों का रहने का होगा और उल्टे हाथ की तरफ सभी आदमी सोएंगे। आज से अच्छे से इसे तैयार कर देंगे और तब तक आप सब मेरे घर चलिए, सबके लिए खाना बन गया होगा। अब सभी गांव वाले सरपंच के घर जाते हैं जहां पर उसके घर के आंगन में बहुत बड़ा सा टेंट लगा हुआ था। मेज पर सभी गांव वालों के लिए खाना सजा रखा था। गांव में जितने भी अमीर व्यक्ति थे जिनका घर पक्के मजबूत लेंटर के बने होने की वजह से उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ था, वो सभी मिलकर परेशान गांव वालों की मदद करने के लिए आगे आते हैं। आप सब आराम से पेट भरकर खाना खा लीजिए। आप में से किसी को भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप बेझिझक होकर हमें बता सकती हैं। अभी तो हम सबको बहुत भूख लग रही है और आपने हमारे लिए खाना बनाया, साथ में सरपंच जी हमारे सोने का इंतजाम कर रहे हैं। फिलहाल तो यही बहुत है। बस दुख तो इस बात का है कि हमारा प्यारा घर अब नहीं रहा। हाँ बिल्कुल, हम अपना घर दोबारा कैसे बनाएंगे, उसमें बहुत समय लग जाएगा। कल रात तक सब बिल्कुल ठीक था और आज अचानक से देखो कितनी बड़ी मुसीबत आ गई। अपनी नजरों के सामने अपने घर को ऐसे तबाह होता देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। मुझे भी। मैं तो चाहती हूँ कि बस जल्दी से हमारा घर बिल्कुल ठीक हो जाए। सभी बहुत दुखी थे और उन सभी को सांत्वना देते हुए प्रीति कहती है, आप इस तरह निराश मत होइए और हार मत मानिए। हम पूरा गांव एक साथ हैं और इस मुसीबत का हल जरूर निकालेंगे।
सभी एक दूसरे की इस मुसीबत की घड़ी में हौसला दे रहे थे। अब सभी खाना तो खा लेते हैं और पूरा दिन सोच विचार करने के बाद जब रात को सब बहुत ज्यादा थक जाते हैं तो अपने अपने पार्टीशन में लेडीज और जेंट्स सोने चले जाते हैं। अब सभी को गद्दों पर सोने के लिए जो जगह मिल जाती है, लेकिन किसी को भी ठीक से रजाई नहीं मिल पाती। नींद में कोई भी एक दूसरे की रजाई खींच लेता था या कभी कोई नींद में अपने हाथ या पैर से सामने वाली की रजाई को हटा देता था। हे भगवान, कहाँ फंस गया हूँ। मैं कल भी पूरी रात में इस तरह से ठंड में कांप रहा था। अब आज रात में मुझे लग रहा है कि ठंड के बारे मेरी बर्फ जम जाएगी। सोने के लिए एक रजाई तक नसीब नहीं हो रही है। कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। अब अगले दिन सुबह फिर से बैठक होती है। गांव के सभी सदस्य वहां पर मौजूद होते हैं। तब सभी अपनी समस्या बताते हैं। देखिए, क्या हम जिस तरह कर रहे हैं वो सब ठीक है? कल रात किसी को परेशानी तो नहीं हुई ना? सरपंच जी, फिलहाल तो बाकी सब बिल्कुल ठीक है, लेकिन रात को हमें सोने में बहुत परेशानी होती है। एक तो इतनी ज्यादा ठंड होती है, ऊपर से जब हम सोते हैं तो रजाई ओढ़कर, लेकिन नींद में रजाई पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। कभी कोई हमारी रजाई छीन लेता है तो कभी कोई। बिल्कुल सही कहा, हमारे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा। इस तरह रजाई में सोना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। पूरी रात ठंड से कांप रही थी मैं तो। बिल्कुल, मैं भी पूरी रात बस करवट बदलती रह गई। ना तो मुझे रजाई मिली और ना ही चैन की कोई नींद। अगर ऐसे ही चला तो कोई भी रात को ठीक से सो नहीं पाएगा। इसका तो हमें कोई ना कोई हल जरूर निकालना होगा, क्योंकि अगर हम रात को ठीक से नहीं सोएंगे तो इतनी भारी सर्दी में सभी की तबीयत भी खराब हो जाएगी और फिर हम अगले दिन सुबह ठीक से काम भी नहीं कर पाएंगे। कुछ तो सोचना होगा। सभी बहुत देर तक सोच विचार करते हैं। तब उन्हें एक तरकीब सूझती है। क्यों ना हम ऐसा करें कि सभी के लिए एक बड़ी सी रजाई बना दे, ताकि कोई भी एक दूसरे की रजाई इस तरह छीन ना सके। इस तरह हमें ठंड से राहत भी मिल जाएगी और समस्या भी हल हो जाएगी। हाँ, अगर हम सारी रजाइयों को एक साथ जोड़ देंगे तो कोई भी रजाई हटेगी नहीं और किसी को रात को ठंड नहीं लगेगी। बिल्कुल सही कहा, मुझे तो ये आइडिया बहुत अच्छा लग रहा है। हम सभी रजाई को एक साथ जोड़ सकते हैं और जोड़कर एक बड़ी लंबी चौड़ी रजाई बना सकते हैं, जिसके बाद किसी को भी परेशानी नहीं होगी। हम गर्ल्स टीम तो ये काम बहुत इजीली कर सकती हैं। चलो, कम से कम रात को जो सोने में परेशानी होगी रजाई की वजह से, वो तो समस्या हल हो जाएगी। अब पूरा गाँव एक रजाई में सोएगा तो परेशानी वाली कोई बात नहीं होगी। फिर तो हम सभी को सारा जरूरत का सामान एक साथ इकट्ठा कर लेना चाहिए और अभी ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, ताकि आज रात तक की रजाई तैयार हो जाए और आज रात को ही किसी को सोने में परेशानी ना हो सके। इस तरह सारी गर्ल्स टीम इकट्ठा होने के बाद सभी रजाइयों को एक साथ लेकर आती हैं और उसके बाद उन्हें खोलकर बड़ी बड़ी चादरों और साड़ी की मदद से उन्हें एक साथ करके जोड़ देती हैं। और सभी रजाइयों को एक साथ जोड़ने के बाद बातें करते हुए सभी रजाई को जोड़ रही हैं और साड़ी का कवर भी कर रही हैं। अगर हम सभी ऐसे ही मिलजुल कर काम करते रहे तो ये काम जल्दी ही खत्म हो जाएगा। वैसे भी हमें 2 रजाई बनानी होंगी, एक गर्ल्स डिपार्टमेंट के लिए और एक बॉयज डिपार्टमेंट के लिए। सभी महिलाएं बहुत ज्यादा मेहनत कर रही थीं और वो कुछ समय बाद सारी रजाइयों को मिलाकर एक बड़ी सी रजाई बना देती हैं। ये तो एकदम परफेक्ट बन गई। इसके बाद हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। हाँ, अब सभी को सोने में बिल्कुल आसानी होगी। अब हमें एक रजाई और तैयार करनी है, तो एक रजाई गर्ल्स डिपार्टमेंट के पास चली जाएगी और एक दूसरी बड़ी रजाई मैन डिपार्टमेंट के पास चली जाएगी। इस तरह बहुत कड़ी मेहनत के बाद एक बड़ी सी रजाई तैयार हो जाती है और रात को सभी महिलाएं वहां चौपड़ के बाहर वाले आंगन में बड़ा सा चूल्हा बनाकर और बड़े बड़े बर्तन रखकर सभी के लिए खाना बना रही थी। राशन खत्म हो गया था, इसीलिए मैंने और राशन भरवा दिया। किसी को भी खाने की कमी नहीं होनी चाहिए। सभी को अच्छे से पेट भरकर खाना खाना है। अगर राशन में थोड़ी बहुत कोई भी कमी होती है तो आप मुझे तुरंत बता देना, मैं राशन मंगवा दूंगी। जी ठीक है, बिल्कुल। इस तरह सभी खाना खाते हैं। दिन में सभी आदमियों ने अपने खेत को संभाला था। हालांकि वो सब वहां पर गुजारा कर रहे थे, लेकिन हर किसी को अपने घर की चिंता सता रही थी। सभी गांववासी एक साथ आंगन में बैठकर खाना खा रहे थे। अरे बस जल्दी से हमारा घर तैयार हो जाए। हमारे घर के आगे बहुत बड़ा आंगन है। हम सारा सामान वहां पर रखकर दोबारा अपने घर की नींव डालना शुरू करेंगे। इस बार हम सब करेंगे तो बहुत ज्यादा महंगे में पड़ जाएगा, लेकिन हमें घर को मजबूती से बनाना चाहिए ताकि दोबारा हमें इस मुसीबत का सामना न करना पड़े। हर कोई अपने घर को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हो रहा था। अब खाना खाने के बाद जब रात को सभी सोने जाते हैं तो पूरा गांव एक बड़ी सी रजाई में ही सो रहा था। कड़ाकेदार ठंड में पूरा गांव एक रजाई में सो रहा था। अब किसी को भी रात को परेशानी नहीं हो रही थी और इस बार उनके ऊपर से रजाई भी नहीं हट रही थी। अरे, आज तो रजाई में लेटकर मजा आ रहा है। आज किसी ने भी इतनी देर से मेरे ऊपर से रजाई नहीं हटाई। अरे बिल्कुल सही कहा, मुझे तो आज ठीक लग रहा है, वरना तो कल पूरी तरह कांप रहा था। हाँ, ऐसे में सोने में काफी गर्माहट का भी एहसास हो रहा है।
और अब परेशानी भी नहीं हो रही है। इतनी बड़ी रजाई तो कोई भी नींद में उतार कर ना तो हमसे छीन पाएगा और ना ही दूर फेंक पाएगा। अच्छा है हमारी पत्नियों ने मिलकर ये तरकीब निकाली और हमें अब ठंड से राहत मिल पाएगी। वहीं दूसरी तरफ गर्ल्स डिपार्टमेंट में भी यही हाल था। सभी महिलाएं एक बड़ी सी रजाई में मिलजुल कर लेटी हुई थी। वैसे सच में कमाल कर दिया सीमा बहू ने तो इतना अच्छा आइडिया देकर। ऐसी एक बड़ी सी रजाई बनाने के बाद उसमें सोकर बहुत अच्छा लग रहा है। आज लगता है रात को हमें ज्यादा परेशानी नहीं होगी। नहीं आंटी जी, बिल्कुल भी नहीं होगी। आज लगता है रात को हम सब आराम से घोड़े बेचकर सोने वाले हैं। इस तरह रजाई की समस्या भी हल हो जाती है। अब पूरा गांव एक बड़ी सी रजाई में एक साथ सो रहा था। इतनी बड़ी मुसीबत के समय भी गांव वाले हार नहीं मानते और इसी मुसीबत से लड़ने के लिए वो हर रोज कोई न कोई तरकीब लगा रहे थे। तब सरपंच एक दिन ऐलान करते हैं, देखिए आप सभी के लिए सोने की और खाने की तो व्यवस्था अच्छे से हो गई है। अब चाहे घर बनाने में थोड़ा अधिक समय क्यों न लगे, लेकिन इस बार हम अच्छे वाले मजबूत लेंटर वाले घर बना रहे हैं। देखिए आप सभी के घर के आगे पहले बहुत बड़े बड़े आंगन थे। इस बार ज्यादा मंजिला मकान बनाने की जरूरत नहीं है। एक मंजिल मकान बनेंगे, लेकिन मजबूती के साथ बनेंगे। अरे सरपंच जी, आपने बिल्कुल सही कहा। वैसे भी मेरी खुद की कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री और कंपनी है। मैं आप सभी को अच्छा मटेरियल वाला सामान सस्ते में लाने की मदद करूंगा। साथ में हमारे गांव में जितने भी मिस्त्री हैं उन्हें अच्छे से काम आता है। उन्हें सभी को इस काम में मदद करनी होगी। उन सभी के साथ हम सब अपना अपना घर बनाने के लिए खूब मेहनत करेंगे और मदद भी करेंगे, ताकि हमारा घर जल्दी से जल्दी बनकर तैयार हो सके। बिल्कुल, अरे भगवान की दया से हम सभी ये काम जल्दी ही पूरा कर लेंगे। अब सभी गांव वालों ने अपना एक छोटा सा एक मंजिल का लेंटर का पक्का मकान बनाने के बारे में निर्णय ले लिया था। उसी दिन से सभी गांव वाले मेहनत करना शुरू कर देते हैं। वो दिन में गांव का बाकी काम भी संभालते थे और साथ में अपने घर को बनाने के काम में भी पूरा हाथ बटाते थे। रात को सभी गांव वाले एक साथ बड़ी सी रजाई में सोते थे। गांव में अलग अलग काबिल मिस्त्री घर बनाना शुरू करते हैं, जिसमें परिवार वाले भी अपना घर बनाने में पूरा योगदान देते हैं। दिन गुजर रहे थे। फिर एक दिन, आपका मकान तो बहुत अच्छा बन रहा है। आपका मकान भी जल्दी ही तैयार होने वाला है। आपका अगर जल्दी बन गया तो बाकी मकान बनाने में उन्हें मदद मिल जाएगी। जी बिल्कुल, चिंता मत कीजिए, हम सब की मदद जरूर करेंगे। हम सब एक दूसरे का घर बनाने में और सारा काम करने में एक दूसरे की मदद करेंगे। हाँ बिल्कुल, मेरे घर का भी काम खत्म होने वाला है। उसके बाद मैं बाकी सभी के घर का काम जल्दी करवाने में मदद करूंगा। इस तरह सभी गांव वाले एक दूसरे की ताकत बनकर एक दूसरे की मदद करने की कोशिश कर रहे थे। धीरे धीरे सभी का एक एक मंजिला मकान बनकर तैयार हो जाता है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारा सबका घर बनकर तैयार होने वाला है। विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा। ये हम सभी गांव वालों की मेहनत और लगन का कमाल है। जहां एक तरफ सभी गांव वालों के घर अब बनकर धीरे धीरे तैयार होने ही वाले थे, वहीं दूसरी तरफ सभी गांव वाले जब रात को एक साथ एक ही रजाई में सोते हैं तो वैसे जब हम सभी का मकान बनकर तैयार हो जाएगा और हम सब अपने अपने घर में जाकर रहने लगेंगे, तब मुझे ये दिन भी बड़े याद आएंगे कि हम सब ने इस तरह एक साथ मिलकर किस तरह कष्टों के दिन गुजारे हैं। हाँ, और वैसे ये भी बहुत बड़ी यादगार के रूप में याद किया जाएगा कि हम सभी ने मिलकर ऐसे में एक बहुत बड़ी रजाई बनाई थी जिसमें पूरा गांव एक साथ मिलकर सोता था। वैसे ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ होगा और ये भी एक अलग ही नई तरह की कारस्तानी है। जब हम सभी अपने घर में चले जाएंगे तब हम इस रजाई का क्या करेंगे? इसे याद के रूप में रखेंगे। मेरे हिसाब से तो रखना चाहिए। कल को वो कोई भी फंक्शन होगा तो हम इसे इस्तेमाल तो कर सकते हैं कम से कम। तुम सब भी ना, पता नहीं रात को कैसी बातें लेकर बैठ गई हो। इस रजाई का क्या करेंगे क्या नहीं वो तो हम बाद में देख लेंगे। अभी तुम सब सो जाओ। सुबह उठकर सभी को फिर घर बनाने के लिए काम भी करना पड़ता है। खूब सारी बात करने के बाद सभी सो जाते हैं। इतनी बड़ी रजाई में सभी गांव वालों ने साथ मिलकर ठंड में सोना शुरू किया था। गांव वाले बहुत मेहनत करते हैं और जब आखिरकार उन सभी का अपना खुद का घर बन जाता है तब सभी अपने अपने घर में शिफ्ट हो जाते हैं। सरपंच की मीटिंग में सभी बहुत खुश थे। तो सभी गांव वालों, आखिरकार वो दिन आ गया है जब आप सभी की मेहनत रंग ले आई। एक बार फिर से हम सभी गांव वालों ने मिलकर यह साबित कर दिया है कि इस गांव में प्रेम और एकता सबसे ज्यादा है। हमारे गांव में चाहे कितनी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, लेकिन वो मुसीबत हम सभी का हौसला नहीं तोड़ सकती। इससे यह साबित होता है कि अगर हम सब मिलजुल कर काम करेंगे तो हम किसी भी मुसीबत का सामना
कर सकते हैं। इसी बात की खुशी में आज हम सभी रात को गांव वाले जश्न करेंगे। इस तरह सभी गांव वाले बहुत खुश हो रहे थे और उन्होंने मुसीबत के समय में एक बड़ी सी रजाई में सोकर अपने दिन गुजारे। लेकिन कुछ समय बाद जब सब ठीक हो गया तब सभी अपने अपने घरों में शिफ्ट हो गए और फिर आगे